कुछ लोग मुगल प्रेम में इतने अंधे हो गए कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को अकबर और औरंगजेब जैसा बताने लगे। आप यह भी देखिए कि कुछ लोग इतिहास का हवाला देकर महान मुगल वाला चैप्टर हटाने का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का तर्क है कि इतिहास में छेड़खानी की जा रही है। मोदी सरकार इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारत का इतिहास किस तरह से लिखा गया था यह किसी से छुपा नहीं है। ब्रिटिश इतिहासकार सर फ्रेडरिक वाइट, जो 1920 से 1925 तक भारत की पहली केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में क्या कहा था आपको पता है? सुनिए। उन्होंने कहा था कि ज्यादातर भारतीय इतिहास या तो ब्रिटिश शासन को सही ठहराने के नजरिए से लिखा गया है या फिर उसमें कुछ खास लोगों की शान में कसीदे पड़े गए। यानी ब्रिटिश इतिहासकार खुद मानते थे कि भारत का इतिहास कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, और जब उस इतिहास में सुधार करने की कोशिश होती है तो हंगामा कर रहे हैं लोग। इसी तरह से प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार एडवर्ड थॉमसन ने भारत के इतिहास पर कहा था कि हमारे यानी ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को एक खास दृष्टिकोण प्रदान किया है। उस दृष्टिकोण को बदलने के लिए साहसपूर्ण और सशक्त समीक्षा शक्ति की अपेक्षा है, जो भारतीय इतिहासकार अभी बहुत समय तक नहीं दे पाए। यानी उन्होंने कहा कि भाई जो ब्रिटिश कर रहे हैं इतिहास से छेड़छाड़, उसके लिए कलेजा लगेगा बदलने के लिए। वो कलेजा नरेंद्र मोदी दिखा रहे हैं तो कईयों के कलेजे पे सांप लौट रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि इतिहास में बदलाव आज किया जा रहा है, इसकी मांग मोदी सरकार के आने के बाद से हो रही है। एनसीईआरटी की इतिहास की किताबों में बदलाव की डिमांड पहले भी हो चुकी है और कई बार बदलाव हुआ भी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से इतिहास को अपने हिसाब से तैयार किया गया और बच्चों को पढ़ाया गया। आप खुद देखिए, 1977 में रोमिला थापर की किताब मिडीवल इंडिया और बिपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडिया पर विवाद हुआ। जनसंघ ने इन किताबों में इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करने का आरोप लगाते हुए हटाने की मांग की थी। यानी तब से यह मामला चल रहा है भाई कि गलत हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, यह मत करो। अगस्त 1977 में आर एस शर्मा की एंशियंट इंडिया किताब पर विवाद हुआ। इस किताब में मुस्लिम आक्रांताओं के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगा था। जुलाई 1978 में आर एस शर्मा की किताब को सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया गया। 1982 में एनसीईआरटी ने निर्देश जारी किया कि मध्यकाल को हिंदू मुसलमानों के संघर्ष के रूप में नहीं दिखा या बता सकते। 1982 में क्यों नहीं बता सकते? 1989 में पश्चिम बंगाल बोर्ड ने स्कूलों और पब्लिशर्स के लिए गाइडलाइन जारी की, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम शासन की आलोचना नहीं कर सकते आप। मुस्लिम शासकों ने मंदिरों को तोड़ा, इसका जिक्र नहीं किया जाना चाहिए। जबरन इस्लाम कबूल करवाने के उल्लेख को नजरअंदाज कर दीजिए। यह पश्चिम बंगाल बोर्ड का निर्देश आया 1989 में बॉस। क्यों आप कह रहे हैं? हिस्ट्री क्या है? फैक्ट्स है ना बॉस। आप क्यों कह रहे हैं कि मत बताओ कि यह सब किया मुसलमानों ने या मुगलों ने? क्यों छुपाना चाहते थे आप उसको छुपा रहे हैं, और आज जब सारे फैक्ट रखे जा रहे हैं कि तुम ये भी पढ़ो, तो आप कह रहे हैं बॉस कि ये गलत हो रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा था जिसमें अपने खास समर्थकों या वोट बैंक को साधा जा सके। जब मुगलों की क्रूरता और अत्याचार को नजरअंदाज करने के सरकारी निर्देश आते थे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मुगलों का महिमा मंडन किया गया। और इसलिए मुगलों की बेरहमी और जुल्मों पर इतिहासकार की कलम नहीं चलती थी। जिस अकबर को अकबर द ग्रेट, सेक्युलर, सभी धर्मों को मानने वाला बताया गया, उसकी महानता के किस्से आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि बॉस हमको कौन सा ही इतिहास पढ़ाया गया आज तक। आपको बताता हूं कि अकबर कितना महान था। 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर हमला किया। अकबर किसी भी कीमत पर राजपूतों से चित्तौड़गढ़ का किला जीतना चाहता था। अकबर की सेना ने किले की घेराबंदी कर दी। 5 महीने की जंग के बाद अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले को जीत लिया। जीत के बाद ही कथित तौर पर अकबर ने 30,000 नागरिकों के नरसंहार का आदेश दिया। इसमें ज्यादातर गैर लड़ाके थे। मुगलों से बचने के लिए कई महिलाओं ने जौहर की आग में कूदकर अपनी जान दी। मुगलों ने कई बच्चों तक को गुलाम बना लिया। अकबर की सेना ने कई हिंदू और जैन मंदिरों को खंडित किया। आप सोचिए बॉस, और हमें बताया जा रहा अकबर द ग्रेट। एनसीईआरटी की किताबों में मुगलों को महान बताया गया। कई इतिहासकारों के मुगल प्रेम से भरी किताबें एनसीईआरटी के सिलेबस में होती थी, जिनमें बताया गया था कि मुगलों ने मंदिरों का निर्माण कराया, और यह किस आधार पर लिखा जा रहा था यह खुद एनसीईआरटी को नहीं पता था। 2020 में एक आरटीआई लगाकर एनसीईआरटी की किताब में मुगलों के मंदिर बनाने के इतिहास का सोर्स पूछा गया कि बॉस आप कहां से लिखे बताइए। इस पर एनसीईआरटी ने आरटीआई का जवाब क्या दिया आपको पता है? कि उनके पास जानकारी ही नहीं है कि किताब में किस आधार पर लिखा है कि मुगलों ने मंदिर बनवाए थे। यह आरटीआई में एनसीईआरटी जवाब दे रहा है, तो कैसे छाप दिए बॉस? कई इतिहासकारों ने मुगलों के दौर और आम जनता पर हो रहे जुल्मों के बारे में लिखा है। इतिहासकार के एस लाल ने अपनी किताब थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम स्टेट इन इंडिया में लिखा है
कि साल 1000 से लेकर साल 1500 के बीच भारत की आबादी 20 करोड़ से घटकर 17 करोड़ हो गई। मुगलों के अत्याचार, आम लोगों की हत्या, लोगों के पलायन की वजह से 3 करोड़ आबादी उस समय कम हो गई। 3 करोड़। अमेरिकन इतिहासकार विल डुरंट ने मुगलों के शासन को इतिहास की सबसे खूनी घटना तक बताया। यानी भारत समेत दुनिया के इतिहासकार मानते हैं कि मुगलों का दौर क्रूरता, बर्बरता और खूनी घटनाओं से भरा हुआ था। के.एस. लाल, के शेषाद्री समेत कई इतिहासकारों ने वामपंथी इतिहासकारों पर आरोप लगाया और कहा कि वामपंथी इतिहासकारों ने मुस्लिम शासकों के अत्याचारों को नजरअंदाज किया है। जिन मुगलों को महान उदार बताया गया, लेकिन मुगल काल में जनता की क्या हालत थी वो नहीं बताया। मुगल तो अपनी ही जनता के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते थे। और ये बातें ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी फ्रांसिस्को पेल्सार्ट ने लिखी है। फ्रांसिस्को पेल्सार्ट ने 1621 से 1627 तक आगरा के वेयरहाउस में काम किया था और उसने लिखा कि मुगल काल में जो लोग टैक्स नहीं दे पाते थे उनको बुरी तरह मारा जाता था। उनकी पत्नियों और बच्चों को मुगल गुलाम बना लिया करते थे। इसी तरह से फ्रेंच ट्रैवलर फ्रैंकोइस बर्नियो ने लिखा है कि मुगलों के अत्याचार से लोग मर जाते थे। टैक्स नहीं चुका पाने वालों के बच्चों को मुगल अधिकारी गुलाम बना लेते थे। मुगलों ने इतना सोना चांदी लूटा कि देश में लोगों के पास सोना दिखना बंद हो गया था। इतना लोग लिख के गए कि मुगल कितने क्रूर थे। पढ़ाया क्या? अरे मुगल नहीं पढ़े तो क्या पढ़े। मुगलों के दौर में पब्लिक का खून चूसा जा रहा था, जनता से एक एक पाई छीनी जा रही थी। दूसरी तरफ भारत के हिंदू राजा जनता के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं कर रहे थे। आप खुद देखिए, मुगलों के साथ युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने कई मुश्किलों का सामना किया। खुद मुश्किल में होने के बाद भी महाराणा प्रताप अपनी शरण में आए लोगों की रक्षा करते थे। 1660 के आसपास देश में भीषण अकाल पड़ा। उस समय महाराणा प्रताप के पोते महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण कराया, जिससे लोगों को पानी मिल सके और साथ ही रोजगार पैदा किया जा सके। रानी अहिल्याबाई ने लगातार जनता की भलाई के लिए काम किया। जनता को जल्दी न्याय मिल सके, इसके लिए ऐसा न्यायिक तंत्र बनाया जहां पक्षपात नहीं होता था। रानी अहिल्याबाई खुद हर दिन जनता की समस्याओं को सुनती थी, उनका समाधान करती थी। रानी अहिल्याबाई ने गरीबों, विधवा महिलाओं, बेसहारा बच्चों के लिए कई योजनाएं शुरू की थी। इनमें से कितनों के बारे में आपके बच्चों को पता है? पूछिए जरा जाके बच्चे से कि रानी अहिल्याबाई के बारे में पता है तुमको? लेकिन इस तरह की चीजें पढ़ाई गई। और भाई, आप मुगलों से भारत के मुसलमान को क्यों जोड़ देते हो? क्यों आप सोचते हो कि आप मुगलों का सच नहीं बताओगे तो भारत का मुसलमान खुश होगा? क्यों आप सोचते हो कि भारत का सही इतिहास बताओगे तो आपका वोट बैंक छिटक जाएगा? सच बताओ। जो अब शुरू हो रहा है पाठशाला में, तो हमने इसमें से भाई चोल राजाओं का चैप्टर बताया, छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा इतिहास बताया, संभाजी महाराज के बारे में बताया, कितनों के बारे में हमने बताया। लेकिन पढ़ाओ बच्चों को भाई, सच तो पढ़ाओ। लेकिन यह नया भारत, यहां सच भी बताया जाता है और जो लोग भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं उनका इलाज भी किया जाता है।